आज की वीडियो में हम चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स को देखेंगे। अब तक हमने जिन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया वो हमारे पास सिंपल फंक्शंस थे, लाइक हमने एक्स स्क्वायर को किया और इसके अलावा हमने साइन एक्स को, और हमने अपने लोगैरिथमिक फंक्शन भी देखे जिसमें हमारे पास ln ऑफ x आया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखे। इन सब में जो हम डिफरेंशिएट करते थे dy विद रिस्पेक्ट टू dx, इसमें जो हमारे पास y होता था वो हमेशा एक सिंपल फंक्शन होता था f ऑफ x। बट अब अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए जिस तरह साइन 3x, यहाँ पे हमारे पास 5x + 2 होल रेज़ टू पावर 4 आ जाए, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये 3x भी हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो कि इनक्लोज्ड है एक दूसरे फंक्शन साइन ऑफ x में, और यहाँ पर 5x + 2 हमारे पास एक फ़ंक्शन है और ये एक दूसरे फंक्शन x रेज़ टू पावर 4 में इनक्लोज्ड है। मतलब कि अब हमारे पास सिंपल y हमारा f ऑफ x के इक्वल नहीं रहा। यहाँ जो हमारे पास f ऑफ x था, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन x, इसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन आ गया 3x, और यहाँ पर हमारे पास पहले एक फंक्शन था f ऑफ x जो कि हमारे पास था x रेज़ टू पावर 4, बट अब x की जगह हमने उसमें क्या पुट कर दिया 5x + 2। हमारे पास f ऑफ x के अंदर एक और फंक्शन आ गया जिसे अब आप g ऑफ x कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा y अब f ऑफ x नहीं है, अब हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन इनसाइड एन अदर फंक्शन आ जाता है, इसको हम अपने सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज y = f ऑफ x के लिए तो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ता है। कॉम्पोजिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हो। वो कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है कि f ऑफ x था हमारे पास, बट इसमें x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं g ऑफ x, तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, और इसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन का नाम हमारे पास होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। अब चेन रूल का फॉर्मल वर्जन हमारे पास क्या है, ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास y है f ऑफ g ऑफ x, तो y को हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि f प्राइम ऑफ g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g प्राइम ऑफ x। मतलब कि एक बार तो हम इसका एज अ होल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बट एक बार हमने अपने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर भी इसे मल्टीप्लाई कर देना है अपने आउटर फंक्शन वाले के डेरिवेटिव के साथ। बल्कि आउटर फंक्शन को आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ हमने अपने इनर फंक्शन के डेरिवेटिव को भी एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। बट ये ज़रा हार्ड टू विजुलाइज है, तो इसलिए इसकी एक सिंपलर फॉर्म हम देख लेते हैं। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि y तो हमारे पास था f ऑफ g ऑफ x, इसमें अब हम इस g ऑफ x को एक नाम दे लेते हैं t। तो ये t हमारे पास एक वेरिएबल है, ये एक t वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। इस t को हमने g ऑफ x की जगह इंट्रोड्यूस कराया है। इसका ये मतलब है कि बस ये g ऑफ x का एलियस है, मतलब जहाँ हमने g ऑफ x लिखना उसकी जगह हम t लिख देंगे। इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल की तरह आप लोग समझ सकते हैं। तो अब चेन रूल हमें कहते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास ऐसे आएगा कि हम dy का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x।
मतलब कि इस पूरे y का पहले हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, और जो हमारा t है मतलब कि हमारा इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको याद रखने के लिए सिर्फ आप लोग ये अज्यूम कर सकते हैं, ये dt और ये dt कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास dy/dx बचेगा। बट ये बिल्कुल मत अज्यूम कीजिएगा कि ये ऐसा सच में हो रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर कैंसिलेशन कहीं भी नहीं हो रही। हमारे पास सिर्फ dy/dt हम इसे अलग से निकालते हैं, और dt/dx इसे हम अलग से निकालते हैं, और इन दोनों का जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैंसिलेशन इसमें हमारे पास कहीं भी नहीं होती। बट ताकि आप लोगों को याद रहे और इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि आप लोग यहाँ पर ऊपर dx ना लिख दें गलती से और dy को नीचे ना लिख दें, तो ऐसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह याद रख लेना है, बट ये नहीं अज्यूम करना कि ऐसा सच में हो रहा है। अच्छा, इसको आप एक चेन रिएक्शन की तरह भी समझ सकते हैं। देखें, इसमें हमारे पास x अगर t को अफेक्ट करता है और t हमारे पास y को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब x भी हमारे पास y को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज बीच में हमारे पास एक चेन बन गई है ना t की। चलें अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 3x। अब आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसमें इनर फंक्शन को हम t का नाम दे लेते हैं, तो t हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3x के। तो इसका मतलब y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ t के, बिकॉज हम 3x की जगह t पुट कर रहे हैं। अब हमारा चेन रूल हमें क्या कहता था, dy/dx इज़ इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाइड बाय dt/dx। तो अब पहले हम dy/dt निकाल लेते हैं। तो dy विद रिस्पेक्ट टू dt इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसमें t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास x के अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया है, तो हम जिस तरह x के साथ करते थे उसी तरह हम t के साथ कर लेते हैं। तो देखें, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, कॉज ऑफ x, तो साइन t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कॉज ऑफ t। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है dy/dt का। अब हमने निकालना है dt/dx। तो dt/dx हम निकाल लेते हैं। तो t हमारे पास क्या था, 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x, 3 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव सिंपली हमारे पास 1 होता है। तो 3 × 1 इज़ इक्वल टू 3। अब आप कहेंगे ये तो बताया नहीं था कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसमें भी हमारे पास पावर रूल ही लग रहा है एक्चुअली, बिकॉज देखें x की पावर 1 थी, तो पावर रूल हमें क्या कहता है कि 1 पहले आ गया और पावर में से 1 माइनस हो गया, मतलब कि पावर इसकी 0 हो गई। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। तो सिंपली बस हम ये ही याद रख लेते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होता है। तो अब हमारे पास dt/dx भी आ चुका है। इसे हम अपने चेन रूल के फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। dy/dx इज़ इक्वल टू dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू dx। इसमें हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, dy/dt हमारे पास था cos t, तो cos t मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 cos t। अब कुछ बच्चे यही क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बिकॉज जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें तो हमारे पास t नाम का वेरिएबल था ही नहीं, ये तो हमने खुद इंट्रोड्यूस कराया है। तो वापस हमने जिसकी जगह हमने t एज्यूम किया था कि t इसके इक्वल है, वो हमने वापस पुट करना है। तो t हमने कहा था 3x से इक्वल है, हमारे इनर फंक्शन के इक्वल, तो वो वापस इसमें पुट कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 3 cos ऑफ 3x। तो यही हमारा आंसर है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी हमने y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास y इक्वल है 5x + 2 होल रेज़ टू पावर 4। इसमें भी देखें तो हमें दो फंक्शंस दिखेंगे, एक 5x + 2 और एक हमारे पास है
होल इसकी रेस टू पावर 4, जिसको आप कह सकते हैं x रेस टू पावर 4 भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर हम x नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इनर फंक्शन को t कह रहे हैं। तो हमारे पास आउटर फंक्शन क्या होगा, t रेस टू पावर 4। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया लेट 5x + 2 = t। तो अब हम पुट करते हैं अपने फंक्शन में, t पुट कर देते हैं इनर फंक्शन की जगह, तो t रेस टू पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारा चेन रूल हमें क्या कहता था कि हमने अगर डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, और वो हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास इक्वल होगी dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम dy/dt पहले निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं dy/dt इज़ इक्वल टू y हमारे पास क्या बन चुका है, t रेस टू पावर 4। तो t रेस टू पावर 4 की हम डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। 4 हमारे पास पावर पहले आ जाएगी और t में से हमारे पास एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4t³। अब हम निकाल लेते हैं dt विद रिस्पेक्ट टू dx, तो dt विद रिस्पेक्ट टू dx, dt हमारे पास क्या था, t हमारे पास था 5x + 2। तो 5x + 2 को हमने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें डेरिवेटिव हमारे पास 5x के साथ आ जाएगा अलग से, +2 के साथ अलग से आ जाएगा। तो 5 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल था, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया 1 होता है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 का डेरिवेटिव, 2 एक कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा 0 होता है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम इसे अपनी चेन रूल में पुट कर लेते हैं, तो dy/dx हमारे पास क्या होना चाहिए, 4t³ मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब कि 20t³ 20। अब t हमने किस चीज़ के इक्वल लेट किया था, t हमारा इक्वल था 5x + 2 के। तो अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 5x + 2³। अब आप इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें कि 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर रहने भी दें, ऐसे भी रहने दें, तब भी ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास y इक्वल है ln ऑफ 2x + 1 के। तो इसमें इनर फंक्शन को हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं कि लेट t इज़ इक्वल टू 2x + 1। तो आउटर फंक्शन y हमारे पास क्या बन जाएगा, ln ऑफ t। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने डिफ्रेंशिएट करना था dy विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे पास ये किसके इक्वल है, dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले हम dy विद रिस्पेक्ट टू dt फाइंड कर लेते हैं। तो चलें, y हमारे पास क्या था, ln ऑफ t, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है नेचुरल लॉ की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थी, 1/t। अब हम फाइंड कर लेते हैं dt विद रिस्पेक्ट टू dx। तो t हमारे पास क्या था, 2x + 1। तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 2x + 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें 2x के साथ हमारी अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी और 1 के साथ अलग से हो जाएगी। तो 2x में 2 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है और x की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 1 ही होती है, +1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 0 होगी। तो 0, इसका आंसर हमारे पास 2 होगा। अब इन्हें हम अपने चेन रूल में पुट कर लेते हैं, dy/dx इज़ इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमने t को किसके इक्वल एज्यूम किया था, 2x + 1 के। तो हम लिख लेते हैं 1/2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2।
अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। इसमें भी हमने dy ओवर dx ही फाइंड करना है, और y हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x। अच्छा, अब हमारे पास जो cos स्क्वायर x होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x होल स्क्वायर्ड। अब ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अब हमें इनर फंक्शन को फाइंड करने में आसानी होगी कि इनर फंक्शन हमारे पास cos ऑफ x है और आउटर फंक्शन हमारे पास स्क्वायर वाला फंक्शन है। तो ऐसे ज़रा ट्रिकी हो जाता है कि इससे हमें आउटर और इनर फंक्शन के बीच में फ़र्क नहीं पता चल रहा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम स्क्वायर को होल पर भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं कि इनर फंक्शन को हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो लेट t इज़ इक्वल टू cos x। तो ये हमारे पास y क्या बन जाएगा अब, देन y इज़ इक्वल टू t स्क्वायर्ड। अब हमने dy विद रिस्पेक्ट टू dx फाइंड करना है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास किसके इक्वल था, dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले dy विद रिस्पेक्ट टू dt फाइंड कर लेते हैं। तो y हमारे पास क्या था, टी स्क्वेयर। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम टी स्क्वेयर को विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हमारे पास पावर रूल लग जाएगा 2, t इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम dt विद रिस्पेक्ट टू dx फाइंड कर लेते हैं। तो t हमने किसके इक्वल लेट किया था, cos ऑफ x के, मतलब कि हम cos ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है नेगेटिव साइन ऑफ x होता है। अब हम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेते हैं। तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 2t मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑफ x। t की जगह हम उसकी असल वैल्यू पुट कर देंगे। t को हमने एज्यूम किया था cos x के इक्वल। तो 2 cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन ऑफ x। तो अभी मल्टीप्लाई हो रही, तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम नेगेटिव को पहले ही लिख लेते हैं, नेगेटिव 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हमने अगेन dy विद रिस्पेक्ट टू dx फाइंड करना है, और y हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर 5x। अब ये हमारे पास वही वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें हमारे पास e रेज टू पावर x होता है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास e रेज टू पावर x ही होती है। बट इसमें भी तो देखें, अब हमारे पास एक कॉम्पोजिशन आ गया है, 5x अलग से हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, और e रेज टू पावर x हमारे पास अलग से है। तो इसमें इनर फंक्शन हम किसको एज्यूम कर लेते हैं, 5x को। तो देखें t लेट t इज़ इक्वल टू 5x। तो y अब हमारे पास क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर t हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो चेन रूल हमें क्या कहता है कि dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाय dt विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम dy ओवर dt को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो y हमारे पास क्या था, e रेज टू पावर t। तो e रेज टू पावर t को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर t ही आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो t ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं dt ओवर dx कर लेते हैं। तो t को हमने किसके इक्वल लेट किया था, 5x के इक्वल। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 5 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, वो वैसे ही आ जाएगा। और x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होती है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब हम इसे पुट कर लेते हैं अपने चेन रूल में। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर t। सिंपली अब हम t की जगह उसकी वैल्यू 5x पुट कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर 5x, और सिंपली 5 इंटू e रेज टू पावर 5x।
एक लास्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। इसमें हमारे पास y इक्वल है √3x² + 1 के। अब इसमें इनर फंक्शन हमारे पास है 3x² + 1, तो t को हम लेट कर लेते हैं 3x² + 1 के, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा √t, सिंपली t⁻1/2 भी कह सकते हैं, बिकॉज √ हमें पता है 1/2 पावर के इक्वल होता है, एंड दिस इज़ अबाउट स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास क्यूब रूट आ जाए तो वो हमारे पास 1/3 पावर के इक्वल होता है। इसी तरह रूट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे डिनोमिनेटर की पावर भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। तो अब फाइंड हमने वही करना है अपना dy/dx। तो चेन रूल हमें क्या कहता है कि dy विद रिस्पेक्ट टू dt मल्टीप्लाइड बाई dt विद रिस्पेक्ट टू dx। तो dy विद रिस्पेक्ट टू dt को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो y हमारे पास क्या था t⁻1/2, तो t⁻1/2 को हम डेरिवेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास पावर रूल आ जाएगा। पावर रूल हमें क्या कहता है, पावर पहले आ जाएगी, मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय t में से t की पावर में से हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा, मतलब कि 1/2 - 1। तो इसको आप माइनस कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पर। इसकी सिंपली हमारे पास पावर -1/2 आ जाती है। तो dy/dt का आंसर हमारे पास है 1/2 t⁻1/2। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √t। अच्छा, अब इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्या देखें, t की पावर 1/2 का मतलब तो यही था कि √t, बट अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इसको हम रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और इसको अगर न्यूमरेटर में थी तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा टर्म जिसकी नेगेटिव पावर थी, और अगर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इन दिस केस अभी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, बट क्योंकि नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव करना था तो नीचे जाके हमारे पास पॉजिटिव पावर में आ गया। अब हम dt विद रिस्पेक्ट टू dx निकाल लेते हैं। तो t को हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था 3x² + 1 के, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 3x² + 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। 3 हमारा कांस्टेंट मल्टीपल है, वैसे ही आ जाएगा, और x² को हम लिख सकते हैं 2x। हमारे पास पावर रूल लगा है यहाँ पर, +1 हमारे पास एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 0 है, मतलब कि dt विद रिस्पेक्ट टू dx हमारे पास 6x के इक्वल है। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं अपने चेन रूल में, मतलब कि हमारा 1/2 √t मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x से। अब t की जगह हम t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 1/2 √ t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3x² + 1, 3x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6x, और 6x/2 √3x² + 1। तो देखें जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे पास उन्हें कैंसिल आउट कर दें, 2 और 3 2s are 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय √3x² + 1। तो यही हमारा आंसर है। तो इस लेक्चर का टेक अवे हमारे पास यही है कि आपने आउटर डेरिवेटिव भी लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है इनर डेरिवेटिव के साथ। तो ऐसा ना करें कि आप इनर को छोड़ दें। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास dy/dx इज़ इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाइड बाई dt/dx, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको इजीली आ जाएगा। बट अगर आप ये वाला नहीं कर रहे और आप दूसरा वाला यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास f' ऑफ g ऑफ x आ जाता है,
मल्टीप्लाइड बाय जी प्राइम ऑफ एक्स। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए कि आप खाली इसका ले लें और इसका डेरिवेटिव ना लें। तो ये आपने याद रखना है कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। फाइनल रूल को फिर से एक दफ़ा हम देख लेते हैं। तो वो यही है हमारे पास के अगर y हमारे पास कॉम्पोजिशन है फंक्शंस का f ऑफ g ऑफ x, तो dy ओवर dx हमारे पास dy ओवर dt मल्टीप्लाइड बाई dt ओवर dx के इक्वल है, जब हमारे पास t इक्वल हो g ऑफ x के।